जुमेरात 8 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। पाकिस्तानी फौज का रिफाल समेत 5 इंडियन जंगी तैयारे और 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराने का दावा। Last night, that is the night of 7th and 8th May, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones. इंडिया का कहना है कि ड्रोन्स इंडियन अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने की पाकिस्तानी कोशिश का जवाब है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसाक डार का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के कौमी सलामती के मुशीरों के दफातर के दरमियान राब्ते हुए हैं। There was a contact between the national security advisors. So you were saying that the national security advisors of India and Pakistan spoke to each other after this episode? There has been contact between the two. इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिस दुरुस्तगी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो नाकाबिले तसव्वुर और काबिले सताइश है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जानिए इंडिया के हदफ हाई जैकर्स के मुतालबे पर इंडियन जेल से रिहा होने वाले और फिर आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त तक पहुंचने वाले मसूद अजहर कौन हैं? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों पर मुकदमे चलाने का अमल दुरुस्त करार दे दिया। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सैरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि जुमेरात को इंडिया की जानिब से ड्रोन्स की मदद से दरअंदाजी की मजीद कोशिशें नाकाम बनाई गई हैं। फौज की जानिब से जारी किए जाने वाले एक बयान में दावा किया गया है कि अब तक सॉफ्ट किल और हॉट किल तरीकों से 25 इसराइली साख्त के हीरोन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। फौज के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तबाह किए जाने वाले ड्रोन्स का मलबा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से उठाया जा रहा है। याद रहे कि चंद घंटे कबल फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इंडिया की जानिब से ड्रोन्स की मदद से दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। ISPR ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जानिब से तैयारे और ड्रोन्स तबाह किए जाने के बाद इसराइली साख्ता हीरोन ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, जो इंडिया की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। Last night, that is the night of 7th and 8th May, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harop drones at various locations. इससे पहले पाकिस्तानी फौज ने दावा किया था कि मंगल की रात को अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए हैं। याद रहे कि 6 मई की रात इंडिया की फौज के मुताबिक पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 9 मुकामात को निशाना बनाया गया था। इंडियन फौज का दावा है कि ये मुबैना अस्करियत पसंद तंजीमों के मराकज़ थे, ताहम पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने इसकी तरदीद की है। दूसरी जानब पाकिस्तान की जानिब से इंडियन लड़ाका तैयारों को मार गिराए जाने के दावे पर इंडिया या इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से इंडियन फ़ज़ाइया के तैयारे गिराने की खबरें सामने आने लगी थीं और सोशल मीडिया पर रात गए ही मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे थे। ऐसे में सरहद के दोनों जानिब से इन दावों पर सवालात भी उठे और जवाबी दावे भी सामने आए। ताहम बुध के दिन इंडिया के हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बाज़ाबिता तौर पर इंडियन फ़ज़ाइया के 5 तैयारे गिराने का दावा किया था। I can confirm you that 5 Indian aircrafts, including 3 Rafale, 1 Su-30 and 1 MiG-29 have been shot down, and 1 Heron
drone has also been shot. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा भी किया कि इंडियन फजाइया के 5 गिराए जाने वाले तैयारों में से 3 रफाल तैयारे थे, जबकि एक MiG-29 लड़ाका तैयारा और एक SU तैयारा शामिल है। उन्होंने दावा किया कि एक लड़ाका हिरोन ड्रोन भी मार गिराया गया है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक ये तैयारे इंडियन पंजाब में भटिंडा, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू, ओंतीपुर, अखनौर और एक श्रीनगर में मार गिराया गया है। इनमें लड़ाका ड्रोन्स भी शामिल हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि इंडियन लड़ाका तैयारों को पाकिस्तानी फजाइया ने निशाना बनाया है। उनका ये भी कहना था कि इन तैयारों को उस वक्त गिराया गया जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। जब उन्होंने अपने हथियार रिलीज किए, इसके बाद ही उनको इंगेज किया गया और उन पर फायर किया गया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने यह दावा भी किया कि अफवाज पाकिस्तान इंडिया के 10 से ज्यादा तैयारों को मार गिरा सकती थी, लेकिन हमने एहतियात का मुजाहरा किया। इसके साथ ही DGISPR ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तानी फजाइया के तमाम तैयारे मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। वाज़ेह है कि इस दावे पर इंडिया की फौज या फजाइया की जानिब से अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है और ना ही इंडियन अफवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में कोई मालूमात फराहम की गई है। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया पर ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी करने और उस दौरान मुतादिद ड्रोन्स गिराने के दावे के बाद इंडिया ने कहा है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इंडियन तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश का जवाब था। इंडिया की वजारत दिफा की जानिब से जुमेरात को जारी किए गए बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों की मदद से शुमाली और मगरबी इंडिया में मुतअद्दिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इंडिया की जानिब से ये इल्ज़ाम पाकिस्तानी फौज के उन दावों के बाद सामने आया है कि इंडिया ने 7 और 8 मई की दरमियानी शब इसराइली साख्ता हीरोप या हिरोन ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की और उसने 25 ऐसे ड्रोन्स मार गिराए हैं। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने जिन मुकामात पर अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की उनमें आवंतीपुरा, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फालवदी, उतरलाई और भौज शामिल हैं। बयान में दावा किया गया है कि इन हमलों को इंडियन एयर डिफेंस निज़ाम की मदद से नाकाम बनाया गया और पाकिस्तान के हमलों का सबूत दिखाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात से तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा जमा किया जा रहा है। इंडियन वजारत दिफा का दावा है कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में इंडियन फौज ने पाकिस्तान में एयर डिफेंस रडार और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया और ये कि इंडिया का जवाब पाकिस्तान के इक़दाम का उसी शोबे में उसी शिद्दत से दिया गया जवाब है। इंडिया ने यह भी दावा किया है कि इस कार्रवाई में लाहौर में मौजूद एक एयर डिफेंस सिस्टम नकारा बना दिया गया है। पाकिस्तानी फौज या हुकूमत की जानिब से ताहाल इंडियन दावों पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम जुमेरात की दोपहर पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने जिन इलाकों में इंडियन ड्रोन्स गिराने का दावा किया था उनमें लाहौर भी शामिल था। लाहौर में वाल्टन के इलाके में जुमेरात की सुबह और दोपहर मुतअद्दिद धमाके भी सुने गए थे। पाकिस्तान के वजीर खारिजा इसहाक डार ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के कौमी सलामती के मुशीरों के दफातर के दरमियान राब्ते हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुमालिक की अफवाज के दरमियान हॉट लाइन काम कर रही है। There was a contact between the national security advisors. So you were saying that the national security advisors of India and Pakistan spoke to each other after this There episode? has been contact between the two. दूसरी जानिब इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में दहशत गर्दों के 9 कैंप तबाह कर दिए गए और बड़ी तादाद में दहशत गर्द मारे गए। ताहम किसी भी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाए बगैर ये ऑपरेशन सरंजाम दिया गया है। इंडियन खबर रसा इदारे ANI ने राजनाथ सिंह की एक तकरीर के क्लिप को ट्वीट किया है जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि जिस दुरुस्तगी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है वो नाकाबिल तसव्वुर और काबिल स्ताइश है। इसमें दहशत गर्दों के 9 कैंप तबाह कर दिए गए और बड़ी तादाद में दहशत गर्द मारे गए। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद, जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और POK में
जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। ट्वीट के मुताबिक राजनाथ सिंह ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में किसी भी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जबकि कम से कम नुकसान के साथ इसे अंजाम देना इसलिए मुमकिन हो पाया कि हमारी तरबियत याफ्ता और प्रोफेशनल आर्मी के पास इक्विपमेंट भी आला मयार के हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस कामयाब ऑपरेशन के लिए मैं डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी प्रोडक्शन संजीव कुमार को भी मुबारकबाद देता हूं। याद रहे कि पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक इंडिया के पाकिस्तान और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 31 हो गई है, जबकि 57 ज़ख्मी हुए हैं। इस बारे में उनका मज़ीद कहना था कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक हिसाब लिया जाएगा। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि हमने हमेशा एक ज़िम्मेदार कौम का किरदार अदा किया है। हम हमेशा बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने के हक़ में रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे सब्र का नाजायज फायदा उठाए। उनके मुताबिक अगर कोई हमारे सब्र का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसे कल की तरह क्वालिटी एक्शन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। हम मुस्तकबिल में भी इस तरह के जिम्मेदाराना रद्द अमल के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मज़ीद कहा कि हमें इंडिया की दिफाई सनत को एक मजबूत और काबिल एतमाद ब्रांड बनाना है, ताकि जब दुनिया की दिफाई मार्केट में दीगर ममालिक की मसनूआत के बारे में शकूक व शुबहात हों तो वो ब्रांड इंडिया का इंतखाब करें। इंडिया का दावा है कि उसने पाकिस्तान और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 मुकामात पर हमले किए हैं और ये कार्रवाई पहलगाम में 26 सयाहों की हलाकत के जिम्मेदारान के खिलाफ थी। इंडिया ने भावलपुर के इलाके में मस्जिद सुबहान अल्लाह को हदफ बनाने का दावा किया है, जिसे इंडियन हुकाम की जानिब से कालादम तंजीम जैश मोहम्मद का ऐसा मरकज़ करार दिया गया है जहां शिद्दत पसंदों की भर्ती, अस्करी और नजरियाती तरबियत की जाती थी। इंडियन दावों के बरक्स पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक भावलपुर के करीब अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वहां पर 13 अफराद हलाक हुए। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हलाक शुदगान में 3 साल उम्र की 2 बच्चियां भी हैं, जबकि मरने वालों में 7 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह पर हुए हमले में 37 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द शामिल हैं। फौज के तर्जुमान का कहना था कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया गया है और जिन मुकामात को निशाना बनाया गया वहाँ सिर्फ मासूम लोग, आम शहरी और बच्चे थे। इंडिया की जानिब से भावलपुर में जैश मोहम्मद के मरकज़ को निशाना बनाने के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर कालादम तंजीम जैश मोहम्मद क्या है और इसके सरबराह और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले मौलाना मसूद अज़हर कौन है। मौलाना मसूद अज़हर कौन है, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। मसूद अज़हर सन 1968 में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में एक मजहबी घराने में पैदा हुए और वहीं उन्होंने बुनियादी तालीम हासिल की और इसके बाद उन्हें सन 1980 में कराची जामिया उलूम इस्लामिया बनूरी टाउन में भेज दिया गया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मसूद अज़हर वहीं उस्ताद मुकर्रर हुए। सन 1989 में मसूद अज़हर अफगानिस्तान गए, जहां उन्होंने 40 रोज़ा तरबियत हासिल की और मुस्तकिल जहाद में रहने का अज़म किया। भारतीय तहकीकाती इदारे CBI को तफ्तीश के दौरान दिए गए एक बयान में मौलाना मसूद अज़हर ने बताया था कि हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत के बाद उन्हें अस्करी तरबियत के लिए अफ़गानिस्तान भेज दिया गया था, ताहम कमज़ोर जिसामत की वजह से वो 40 रोज़ा लाजमी कोर्स मुकम्मल न कर सके। मसूद अज़हर आलमी जहाद के कायल हैं। उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब और ज़म्बिया के अलावा बरतानिया के भी दौरे किए। मसूद अज़हर को 1994 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गिरफ़्तार किया गया। उन पर इंडिया में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था। CBI को दिए गए बयान में मौलाना मसूद अज़हर ने बताया था कि उन्हें इंडिया इसलिए भेजा गया था ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें। मसूद अज़हर का नाम आलमी उफ़क़ पर उस वक़्त उभरा जब कश्मीर में सन 1995 में 6 गैर मुल्कियों को अगवा किया गया। अगवाकार ग्रुप ने अपना नाम अल-फ़ारान बताया और मसूद की रिहाई का मुतालबा किया, जिसे इंडियन हुकूमत ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 24 दिसंबर 1999 को खटमंडू से दिल्ली जाने वाले इंडियन एयरलाइन के तैयारे को अगवा कर लिया गया। इस तैयारे को कंधार में उतारा गया, जहां तालिबान की हुकूमत थी। हाईजैकरों ने तैयारे में सवार 155 मुसाफिरों की रिहाई के बदले मौलाना मसूद अज़हर की रिहाई का मुतालबा किया और तवील मुज़ाकरात के बाद मौलाना मसूद अज़हर के साथ उमर सईद शेख और एक कश्मीरी शिद्दत पसंद मुश्ताक ज़रगर को रिहाई मिली।
انڈیا میں گرفتاری سے قبل مولانا مسعود حرکت المجاہدین میں شامل تھے۔ انہوں نے رہائی کے بعد کراچی میں جیش محمد کے قیام کا اعلان کیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بادامی باغ کے قریب فوجی ہیڈ کوارٹر پر 19 اپریل سن 2000 میں کار خودکش بم حملہ ہوا۔ تحریک کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا خودکش حملہ تھا۔ انڈین حکام نے اس کا ذمہ دار جیش محمد کو قرار دیا۔ دسمبر سن 2001 میں دہلی میں انڈین پارلیمان پر حملہ کیا گیا اور ان کارروائیوں میں جیش محمد کا نام سامنے آیا۔ اس کے بعد کئی برس تک جیش محمد پر کوئی الزام نہیں آیا، تاہم سن 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد اس تنظیم کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ اس کے بعد انڈیا نے سن 2016 میں مزار شریف میں انڈین قونصل خانے اور اڑی میں فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار بھی جیش محمد کو قرار دیا۔ اس کے بعد پلوامہ میں خودکش حملے کے بعد دوبارہ جیش محمد اور مسعود اظہر کا نام سامنے آنے لگا۔ 1 مئی 2019 کو اقوام متحدہ نے جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمے چلانے کے عمل کو غیر آئینی قرار دیے جانے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کر لی ہیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 7 رکنی بینچ نے اس معاملے پر سماعت کے بعد 5 مئی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو بدھ کو سنایا گیا۔ یہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے اور 7 رکنی بینچ میں سے 5 ججوں نے وفاق اور 2 صوبائی حکومتوں کی اپیل منظور کی، جبکہ 2 نے ان کے خلاف رائے دی۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپیلیں خارج قرار دیتے ہوئے کہا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے برخلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلانے کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے لیے 6 دسمبر 2024 کو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا تھا، جس نے 9 دسمبر کو اپیلوں پر سماعت شروع کی تھی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران آئینی عدالت نے 13 دسمبر 2024 کو 85 ملزمان کے مقدمات کے فیصلے سنانے کی اجازت دیتے ہوئے قرار دیا تھا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد فوجی عدالتوں نے پہلے مرحلے میں 21 دسمبر کو 20 ملزموں کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ 26 دسمبر کو عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی سمیت 60 ملزموں کو 10 سال تک قید کی سزا دی گئی تھی۔ دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ آئین میں ایسی گنجائش موجود ہے جو سویلین کے کورٹ مارشل کی اجازت دیتی ہے۔ ان اپیلوں کی سماعت کے دوران 7 رکنی بینچ کی جانب سے یہ آبزرویشن بھی دی گئی کہ بنیادی حقوق ملنے یا نہ ملنے کا معاملہ یا اپیل کا معاملہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا معاملہ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجنے کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی درخواستوں پر سامنے آیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اکتوبر 2023 میں ان درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے 103 شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلانے کے اقدام کو خلاف قانون و آئین قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے عام شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دینے والی آرمی ایکٹ میں موجود شک 21D کی دونوں ذیلی شکوں کو ہی کالعدم قرار دے دیا تھا، تاہم اب عدالت کی جانب سے 10 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئین کے تناظر میں 2D1 اور 2 کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ آئین آرٹیکل 233 کے تحت بنیادی حقوق کی معطلی کا کوئی سوال نہیں۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 9 مئی کو ہونے والے حملے تاریخ میں سیاہ ترین حملے ہیں۔ 9 مئی کے نتیجے میں مختلف مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ 9 مئی پر مختلف افسران کے خلاف بھی سخت کارروائی کی گئی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام بنیادی آئینی حقوق پر کچھ قانونی پابندیاں ہیں، پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں۔ فریقین کے وکلاء نے 9 مئی واقعات سے انکار نہیں کیا۔ فریقین وکلاء کی جانب سے مقدمات کو انسداد دہشت گردی عدالت میں چلانے کا موقف اپنایا گیا کہ کوئی شک نہیں کہ شر پسند قانون توڑنے والوں کو جرم ثابت ہونے پر سزا ملنی چاہیے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ علیحدہ فورم پر اپیل کا حق ملنا فری ٹرائل کا بنیادی حصہ ہے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 10A کے تحت فری ٹرائل تمام ملزمان کو حاصل تھا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا جائے گا۔ پاکستان آرمی ایکٹ میں 45 دن کے اندر ترمیم کی جائے۔ سپریم کورٹ نے حکومت اور پارلیمنٹ کو معاملہ بھیجا ہے۔ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں کو آزادانہ اپیل کا حق دیا جائے۔
फैसले में कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम 103 गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त या इसके अलावा भी अगर कोई आम शहरी इन वाक़यात में किसी भी तरह मुलविस है तो उनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने करार दिया था कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात आम फौजदारी अदालतों के सामने चलाए जाएंगे। फैसले के मुताबिक मुल्क के कानून के तहत ये अदालतें खुसूसी तौर पर भी कायम की जा सकती हैं या पहले से कायम आम अदालतें भी इन मुकदमात पर समाअत कर सकती हैं। अदालत में अपने फैसले में कहा था कि मुल्ज़मान के मुकदमात उनके जुर्म की नोयत के एतबार से अदालतों में चलाए जाएं। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शिक 59(4) को भी गैर आईनी करार दिया था। बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने 13 दिसंबर 2023 को यह फैसला 1 के मुकाबले में 5 की अक्सरियत से मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा के अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया था। तहम 2024 के आम इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई और इसने अपनी अपील वापस ले ली। वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 मई 2023 के वाक़यात से मुतल्लिक मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने का फैसला किया था। इन वाक़यात में मुज़ाहिरीन की जानिब से फौजी इमारतों को निशाना बनाया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वालों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी शामिल हैं। 20 जून 2023 को साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से आम शहरियों के मिलिट्री अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि आम अदालतों के होते हुए फौजी अदालतों के जरिए आम शहरियों का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। अपनी दरखास्त में उनका कहना था कि आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हैं जिन्हें कालादम करार दिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से दायर की गई इस दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उनका मकसद किसी जमात या इदारे की हिमायत या हमले को सपोर्ट करना नहीं है। उनका कहना था कि इनका इस मुकदमे से कोई ज़ाती मुफाद वाबस्ता नहीं। इसके अलावा मार्च 2024 में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.